Hello all. Today we welcome Aditya Hida Upadhyay. He has secured All India rank 416 this year's Civil Services examination. So welcome Adit in our Toppers Talk, and Thank you, sir. many congratulations Adit. So tell us, how did you feel when you first found that you are in the list? So I was very relieved to see my name in the list, and my mother was sitting beside me, and she was very happy. So seeing happiness on her face made me very emotional, and I did not check the rank actually, but just seeing my name made me feel very happy. हम्म। अच्छा आदित्य, पहले अटेम्प्ट ये आपका, दिस वाज द सेकंड अटेम्प्ट, राइट? Yes. ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट से आपने क्या सीखा? मतलब क्या आप एडवाइस करोगे जो फ्रेशर्स हैं वगैरह, उनको क्या करना है? फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी क्या वीकनेसेस थी कि उसमें क्लियर नहीं हुआ? पर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस का कट ऑफ 30 मार्क्स से मिस हो गया था। हम्म तो आई थिंक इससे यही मैंने जो सीखा कि आपको बिफोर प्रीलिम्स यू शुड बी एब्सोल्युटली मेंस रेडी विद योर ऑप्शनल, विद योर जीएस नोट्स हम्म एंड प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग। And between prelims and mains, your main focus should be on practicing, giving tests, and refining your issues. उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि कंटेंट कवरेज पे या सिलेबस कवरेज पे, बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप उस टाइम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ज्यादा टेस्ट नहीं लिखते, आंसर नहीं लिखते, तो आप कहीं ना कहीं बाकी लोग से पीछे हो जाते हो। हम्म। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था मुझको पहले अटेम्प्ट में। सेकंड में वो चीज मैंने इम्प्रूव करने का कोशिश किया। अच्छा आदित्य, जैसे स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते हैं कि कब तक वो मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करते रहें और किस टाइम से फुल्ली दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। तो आपने ऐसा क्या डेडलाइन कुछ रखा था, डिसाइड किया हुआ था? सर मैंने भी जो पुराने टॉपर्स के सुने थे वीडियोस, और उनसे कि 3 मंथ्स एटलीस्ट, अगर आप बिगिनर हो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन को देना चाहिए। तो और ऑप्शनल कब तक प्रिपेयर कर लिया था? सर आई in my first attempt, I some topics like physics topics were remaining, but in my second attempt I completed everything by February. ओके। अच्छा आदित्य, जैसे प्रीलिम्स इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, तो उसके लिए व्हाट डिड यू प्लान सी सैट में और जनरल स्टडीज के लिए? uh, for CSAT I gave one test weekly, हम्म and I tried to balance out both the portions, comprehension and रीजनिंग एंड मैथ्स ऑल्सो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ मैथ्स को दिमाग में रख के जाते हैं, अगर वो पोर्शन टफ आ गया तो फिर हमारा स्कोर लो हो जाता है। एंड इसीलिए दोनों पोर्शंस को एनालाइज करना चाहिए कि पेपर में कौन सा पोर्शन इजी आया, कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट किया जा सकता है, एंड देन दोनों को देख के अटेम्प्ट करना चाहिए। तो बाकी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर मैथ्स का नहीं आ रहा है तो उसका टेक्निक्स देख लिया, उसके शॉर्टकट मेथड्स देख लिए, तो ऐसे ये टेस्ट बाय टेस्ट इम्प्रूव करने की कोशिश की। सीसैट और जीएस में आदित्य कितने लगभग टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए? आई थिंक कि ऐसा कुछ नंबर नहीं है? सर एक फिक्स नंबर तो नहीं है, बट आई थिंक अगर जब भी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उसके लिए आप सेक्शनल टेस्ट दो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए और उसमें वीकनेसेस देखने के लिए। सेक्शनल टेस्ट आप फॉर पॉलिटी यू कैन गिव 2 to 3 फॉर एवरी सब्जेक्ट, 2 to 3 सेक्शनल सब्जेक्ट आई थिंक इज फाइन। एंड 10 मिनिमम टेस्ट इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, लाइक ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके आप उसको दो, जिससे रियल एग्जाम जैसा आपको फील आए, और फिर उसमें आप एनालाइज करो कि जब प्रेशर हाई रहता है तो आप किस तरह से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो आई थिंक मिनिमम 10 टेस्ट इन अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट फुल लेंथ वाइज। तो आई थिंक 20 to 30 टेस्ट विल बी इनफ। ओके। और आदित्य, जैसे एक बार पूरा रिवाइज पूरे अटेम्प्ट कर लिए टेस्ट, देन हाउ डू यू प्लान टू रिवाइज दीज 20-30 टेस्ट? इनके क्या वापस से टेस्ट के भी शॉर्ट नोट्स बनाए? कैसे किया ये टेस्ट, कैसे रिवाइज करना है? सर हर टेस्ट में लाइक कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हम्म जो प्योर फैक्चुअल है या फिर बहुत ही फ्रिंज फैक्ट्स है उस पर बेस्ड होते हैं, तो आप उसको सीरियसली लेना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप याद रख सकते हो दैट इज वेल एंड गुड, बट हाँ, अगर आपसे पढ़े हुए कुछ कॉन्सेप्चुअल गलती हो रही है, उसको आप नोट कर लो कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट था बट दिमाग में नहीं था, उसको आप नोट। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज नया पता चला है जो सिलेबस का ही पार्ट है, बट हम्म उसका एक ऐसा पोर्शन है जो आपने नहीं पढ़ा था,
और वो हम्म। पीवाईक्यू में वो वर्ड आ चुका है या फिर वो मेंशन आ चुका है, बट उससे हम्म। रिलेटेड चीज आपको नहीं पता, तो उसके आप नोट्स बना लो। तो उसी के अराउंड फिर आप उन्हीं को रिवाइज कर लो। तो लिमिटेड नोट्स बनाओ। हर फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ जो पढ़े हुए या फिर पीवाईक्यूज या फिर सिलेबस के वर्ड से रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, उसके आप नोट्स बना लो। तो मैं ऐसे ही रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा आदित्य, करंट अफेयर्स से कितना वेटेज है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, और उसको प्रिपेयर कैसे करना है? क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए देयर इज लॉट लॉट ऑफ मटेरियल इन द मार्केट, राइट? क्लासेस भी हैं, मंथली मैगजीन भी है, वीकली मैगजीन्स भी है, शॉर्ट्स भी है। मतलब तुम बस बोलो एंड देयर इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को कैसे प्लान करना है पढ़ने के लिए? मैगजीन के थ्रू, खुद नोट्स बनाने न्यूज़पेपर से? आपने क्या किया करंट अफेयर्स मैनेज करने के लिए? फिर फिर मैंने करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर डेली न्यूज़पेपर फॉलो किया था। हम्म। और न्यूज़पेपर्स के दो मेरे लिए प्राइमरी यूसेज है, लाइक एक तो जो इश्यूज होते हैं उस पर अपना ओपिनियन बनाना, एनालिसिस सीखना। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स में काफी डेटा रहता है, गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं, कोर्ट्स आते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन में जो अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करना चाहते हैं तो वो डेटा वगैरह हम यूज कर सकते हैं। एथिक्स के पेपर में भी काफी एग्जाम्पल्स आते हैं न्यूज़पेपर में जो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं न्यूज़पेपर को प्राइमरीली इसीलिए यूज करता था। और सर मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लिसिटली अगर हम देखें प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो करंट अफेयर्स उतना वेटेज होल्ड नहीं करता एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। हम्म। हाँ, इम्प्लिसिट वे में आपको सब्सटेंशिएट कहीं करना पड़ सकता है। हो हम्म। सकता है किसी क्वेश्चन में कोई लेटेस्ट डेटा पूछ ले कि और लास्ट ईयर कितना वेरिएशन हुआ है। तो आई थिंक करंट अफेयर्स को आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ो, और उसके अलावा कोई भी एक मंथली मैगजीन या फिर ईयरली मैगजीन से आप रिवीजन कर लो। और जैसे साइंस एंड टेक हुआ, तो अगर उसमें कोई नया टर्म आ रहा है या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, लाइक अभी जनरेटिव एआई चल रहा है, तो उसके बारे में आपको अगर डिटेल्स चाहिए, क्योंकि यूपीएससी सरफेस की चीज आजकल नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा डीप जाके पूछ रहा है प्रीलिम्स में, तो उसके हम्म। लिए आपको एक मैगजीन रेफर कर सकते हो, मंथली या फिर ईयरली, जो भी आपको फाइन लगे। बट हाँ, आपका मेन सोर्स अकॉर्डिंग टू मी न्यूज़पेपर होना चाहिए, फॉर बोथ सब्सटेंशिएशन और पता करने के लिए कि एग्जैक्टली कौन से एरिया में क्या चल रहा आदित्य, अच्छा नोट्स के लिए आप पेपर पे बनाते थे, और यू यूज टू यूज एनी लाइक गुड नोट्स और वन नोट, कोई ऐप यूज करते थे? है। तो मैंने अपना पूरा नोट सब वन नोट पे बनाया था, ओके। लैपटॉप पे, लाइक ऑफ ओके। एवरी सब्जेक्ट। ओके। अच्छा आदित्य, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर मेंस प्रिपरेशन? और किस में भी सेम क्वेश्चंस कि कितने टेस्ट पेपर देने हैं, कैसे रिवाइज करना है ना, ये थोड़ा सा। सर मेंस में टेस्ट सीरीज और ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम्म। प्रीलिम्स में ठीक है आपको आइडिया मिलता है, बट मेंस में जो आप एग्जैक्टली एग्जाम में करने वाले हो वो हम्म। आपको टेस्ट में दिख जाएगा। बिकॉज प्रीलिम्स में भले ही वो आपको आइडिया ना मिले कि क्या होने वाला है, बट मेंस में जो आप आंसर्स लिख ले हो मोर और लेस फाइनल एग्जाम में वही आंसर्स लिखोगे। और अगर अगर मैथ जैसे सब्जेक्ट में आप अगर कोई गलती कर रहे हो, तो मोर चांस है कि फाइनल एग्जाम में भी वो मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज बिल्कुल रिफ्लेक्शन होता है एक्चुअल एग्जाम में क्या होने वाला है। हम्म। और जीएस के लिए मैं बोलूंगा आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से टेस्ट देखो। टेस्ट हम्म। फुल प्रिपरेशन के साथ ही देना चाहिए, हाफ प्रिपरेशन पे टेस्ट नहीं देना चाहिए। और इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है कि आप अपना रेगुलर जो भी पर्सनल स्टडी करते हो उसमें आप आंसर राइटिंग करो, वो तो रेगुलर 1.5 to 2 आवर्स करना चाहिए। उसके हम्म। अलावा आप जिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दे सकते हो। मैंने हर जीएस सब्जेक्ट के 2 सेक्शनल टेस्ट दिए थे, उसके अलावा 3 राउंड फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। तो अराउंड आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो 20 टेस्ट मैंने जीएस के लिखे होंगे, 5 ओके। टेस्ट एसए के दिए थे। हम्म। तो जीएस प्लस एसए अराउंड 25 टेस्ट मैंने दिए थे। और और आदित्य, उसके मैथ्स के लिए कैसे कैसे किया? तो मैथ्स के लिए मैंने नेक्स्ट आईएएस का ही टेस्ट सीरीज लिया था। उसके उसमें जो हमारे सेक्शन ए सेक्शन बी से दोनों पेपर्स के होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेक्शनल टेस्ट थे। उसके अलावा आई थिंक 2 to फुल लेंथ टेस्ट थे। उसके अलावा मैथ्स में मैं कोशिश करता था कि जो भी ऑनलाइन फॉर्म से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हम्म। उसको मैं हाफ हाफ टेस्ट करके रोज प्रैक्टिस करूँ। तो अराउंड 1.5 आवर्स देके मैं रोज रोज कोशिश करता था मैथ्स का एक टेस्ट प्रैक्टिस करूँ। अच्छा आदित्य, इस बारे में क्या ओपिनियन है? जैसे कि मैथ्स में टाइम कम पड़ता है क्या? क्योंकि जेई के टाइम पे ऐसा था कि टाइम की कमी नहीं होती थी। अगर आईटी जेई के मैथ्स के पेपर की देखें तो उस टाइम पे पीसीएम के पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कभी ये नहीं लगा कि टाइम कम है। बट अभी इस वाले में जैसे वी हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, तो टाइम की शॉर्टेज पड़ती है क्या? स्पेस कम पड़ता है क्या?
सर स्पेस का इशू आता है, बट वो टेस्ट सीरीज और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ रिमूव हो जाता है। ओके। बट मेरा पर्सनली मुझे टाइम का इशू आता है, और इस बार भी पेपर में लाइक आई वाज नॉट एबल टू स्कोर वेरी हाई, बिकॉज सेकंड पेपर में थोड़ा सा सेक्शन बी का जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो लेंदी आ गया था। उसकी वजह से ऐसा होता है कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और वन क्वेश्चन हम्म। आपके हिसाब से नहीं जाता, आप उसमें कोई मिस्टेक कर देते हो, एंड हम्म। देन यू बिगन टू रेक्टिफाई, तो एक जगह जहां से टाइम जाता है सेकंड क्वेश्चन का टाइम कम होने लगता है, अगर वो थोड़ा हम्म। ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो हम्म। फिर माइंड पे प्रेशर बढ़ने लगता है, और आप फिर एक्यूरेसी में गलतियां करने लगते हो, हर हम्म। स्टेप में कोई ना कोई गलती होने लगती है। तो उसमें हम्म। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काम रहना, एक्यूरेसी मेंटेन रखना, आई थिंक इसमें बहुत इशू आ सकता है, मुझे तो थोड़ा बहुत आता है। हम्म। हम्म। इसलिए इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू, जो टेस्ट सीरीज और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूव हो सकता अच्छा, एक मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं विच थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कम पढ़ें तो भी चल जाएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इनको प्रॉब्लम आता है मॉडर्न में, लेट से फ्लूइड में प्रॉब्लम आता है, फिजिक्स के टॉपिक्स में आता है। ठीक है। तो किसी को अगर टारगेट करना है लेट से मोर देन 280 और 300, तो क्या ही और शी कैन अफोर्ड टू अफोर्ड नॉट टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, या अब इतना अच्छा मिक्सिंग होता है कि भाई सब कवर करना है? है। आई थिंक सर मेरे उतना हाई नहीं है, तो आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू रिकमेंड, बट आई थिंक सर कंपटीशन ऐसा है कि आप हर पार्ट अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ, डेप्थ हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में डेप्थ में कितना जाना है, लाइक अगर फ्लूइड डायनामिक्स है तो हम कि उसमें इतना डीप क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप हर चीज प्रिपेयर हम्म। नहीं कर सकते। इस बार हम्म। नेवियर स्टोक्स का एक क्वेश्चन आया था लास्ट बार 2016 में आया था। तो हम्म। हाँ, अब उस टॉपिक में बहुत डीप में जाना है, 6 ईयर में क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। हम्म। बट हर टॉपिक एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन एटलीस्ट पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग तो पूरा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू। हम्म। मतलब आप छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते हो। एंड जो सर मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट 2 बार पेपर में, कि जो इजी टॉपिक्स होते हैं उसमें भी यूपीएससी कोशिश करता है कि वो फ्रिंज पार्ट्स पे जाए। जैसे हम्म। अभी वो कैलकुलस में कर्व ट्रेसिंग 2 साल से पूछ रहा है, हाँ। और 3D में इस बार उसने कैनोनिकल फॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा था। हम्म। तो उस 3D और कैलकुलस ये सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, बट हाँ इसमें भी वो फ्रिंज पार्ट पूछता है। इसलिए आपको अगर वो अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपको फोर्स होना पड़ेगा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो हम्म। आई थिंक इग्नोर करना इज नॉट एन ऑप्शन, आपको हर टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा, बट हाँ कुछ में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस पॉइंट के बियॉन्ड करना रिकमेंडेड नहीं है। मतलब हर टाइम पे ध्यान रखना है कि भाई रिटर्न्स कितना मिल रहा है उस टॉपिक हाँ को सर। करने से। वरना तो आपका पूरा टाइम ले जाएगा, अगर आप पूरा डेप्थ में जाने लगे हर एक चीज के, तो पूरा का पूरा टाइम चले जाएगा। मतलब मेनली फिजिक्स के टॉपिक्स में एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ अब इतना इससे ज्यादा करना सही नहीं, क्योंकि फिजिक्स में कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चंस के हम्म। अलग अलग टाइप्स बन करेक्ट। सकते हैं। करेक्ट। करेक्ट। अच्छा आदित्य, जब लेट से प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर गैप मिलता है, रिजल्ट आने के बीच में लगभग 20 और 25 डेज का गैप रहता है। तो आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो? आप भी रिजल्ट का वेट करते हो कि यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस? सर फर्स्ट टाइम में आई वाज वेरी क्लियर कि फर्स्ट डे से ही मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो मैं अगले दिन से लग गया था। बट सेकेंड बार इस बार थोड़ा सा पेपर ट्रिकी आया था, तो आई वाज नॉट वेरी क्लियर। बट 2-3 डेज के बाद अगर आप मैं सीनियर से कंसल्ट किया और भी लोगों से पूछा, तो सबका ये था कि इतना कंपटीशन टफ है कि एक दिन मैटर करता है, और अगर आप थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करते हो तो आप ऑलरेडी अपना रैंक पीछे ला रहे हो या फिर अपना नाम लिस्ट से बाहर ले जा रहे हो। तो हम्म। आपको रिजल्ट को भी हटा के तुरंत प्रेपरेशन में लग जाना चाहिए, और अगर वो इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार काम आ जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी एडवांटेज है टाइम वेस्ट करने में। तो हम्म। आपको तुरंत अपना जो भी आपका पहले से स्ट्रैटेजी तैयार होना चाहिए कि आप क्या पढ़ोगे, राइट आफ्टर प्रीलिम्स 2-3 डेज का ब्रेक लेके आपको तुरंत यू शुड गेट बैक टू वर्क। और ऐसे ही आदित्य, जैसे मेंस का एग्जाम हो गया, फिर इंटरव्यू का वेट करते हैं, तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए आपने क्या कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन की? कैसे किया इंटरव्यू के लिए? और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे क्या, इंटरव्यू पूछे गए थे मैथ्स रिलेटेड? जैसे मैं सर तुरंत बात तो पढ़ना मुश्किल होता है मेंस के, क्योंकि प्री मेंस और मेंस का एग्जाम बहुत ही ज्यादा रिवेलिंग होता है। बट आफ्टर 1 मंथ आई थिंक मैं और मेरे फ्रेंड्स कुछ हम लोग 1 आवर का डिस्कशन करते थे और मेन मेन करंट अफेयर्स टॉपिक्स, और उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यू में, लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग इंटरव्यू कॉल, तो हम लोग अपना रेगुलर 1 आवर डिस्कशन करते थे, और उसमें काउंटर क्वेश्चन भी करते थे कि हम लोग अपनी बात को कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, कितने डायमेंशन कवर कर पा रहे हैं। तो ये चीज हम लोग ने अराउंड नवंबर से शुरू किया था, एंड टिल
रिजल्ट्स हम लोग ने उसको कंटिन्यू रखा था। तो इसका फायदा इंटरव्यू में हुआ था। एंड रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, इंटरव्यू में मुझसे दो क्वेश्चन पूछे थे मैथमेटिक्स से। एक क्वेश्चन पूछा था बहुत ही बेसिक कि मैथमेटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम्म और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछा था कि जो मैथमेटिक्स का इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है और जो ह्यूमन राइट्स का इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, क्या ये दोनों सिमिलर है या हम्म फिर देयर इज मोर टू इट। हम्म। तो ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन टाइप का पूछा। राइट राइट राइट। तो ऐसे कुछ अच्छा इंटरव्यू में जैसे कोई ऐसा सरप्राइजिंग क्वेश्चन आ गया कि हुज आंसर यू डू नॉट नो, तो रिएक्ट, क्योंकि आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं इंटरव्यू में, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ था और हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड? सर दो क्वेश्चन मैं नहीं आंसर कर पाया था इंटरव्यू में। तो एक क्वेश्चन था जो मेरे स्टेट स्पेसिफिक रिलेटेड था, बट उससे मैंने कभी, उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक टेल मी वन सोशल रिफॉर्मर ऑफ उत्तर प्रदेश जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। तो लाइक हम्म। मैंने जितने सोशल रिफॉर्मर पढ़े हैं वो वेस्ट बंगाल रीजन को बिलोंग करते थे। तो आई वो कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन स्पेसिफिक नेम फ्रॉम यूपी जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो मैंने बोल दिया लाइक डिस्पाइट बाय बीइंग होम स्टेट कि सर आई हम्म कैन नॉट थिंक ऑफ एनी पर्टिकुलर नेम एट द मोमेंट, आई एम सॉरी। एंड एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और इससे रिलेटेड था। मोस्लोस पिरामिड मैम ने पूछा था। हम्म तो इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था, तो आई सेड आई एम सॉरी मैम, आई हैव टू रीड अबाउट इट। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझको नहीं आता है, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि आगे इसमें नहीं जाना है, नहीं आता है तो इसमें कोई हम्म। गेस नहीं लेना है या फिर अपना ट्राई नहीं करना है। तो वो ऑनेस्टी दिखाई दी, तो आई थिंक इट बेनिफिटेड। नाइस, मतलब ऑनेस्ट रहना है। ऐसा पॉसिबल है कि आपको नहीं आता हो, फिर भी आप जी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जी बिल्कुल। तो आदित्य, आपकी क्या एडवाइस रहेगी नंबर वन टू फ्रेशर्स जो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर जो वापस से अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्या बोलो, किन सर चीजों का तो ध्यान रखना है आपको स्टार्ट करने, जो मतलब एंट्री ले रहे हैं इन यूपीएससी प्रिपरेशन? सर फ्रेशर्स को मैं ये बोलूंगा कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। एग्जाम बहुत लंबा रहता है, तो आप रेगुलर कोशिश करो कि सेम एनर्जी के साथ आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। और ये आप डिसाइड करो कि कहाँ पे सही जगह एनर्जी लगानी है और कहाँ से कितना आपको आउटपुट मिल सकता है। बिकॉज इतना ज्यादा कंटेंट है एग्जाम में कि आप कभी कभी लॉस्ट हो जाते हो कि उसका आउटपुट मिल, तो आप ये डिसाइड करो कि कहाँ पे कितना एनर्जी लगाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द ईयर। एंड टू जो लोग वापस अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि अ, आप मतलब अब जो भी गलतियां हुई उसको हम लोग को एनालाइज करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे शायद कम मेहनत की हमने या फिर हमसे गलती हुई। एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अ, मतलब ये एग्जाम ऐसा है कि एक थोड़ा सा शेयर ऑफ लक चाहिए। तो अगर वो चीज नेक्स्ट टाइम उनके साथ रहती है और हम पे मिस्टेक्स रेक्टिफाई करते हैं, आई थिंक दे विल फाइंड देयर नेम इन द लिस्ट। हम्म। अच्छा आदित्य, जैसे कि कभी ये प्लान दिमाग में आता है क्या कि व्हाट शुड बी प्लान बी, या आपने कभी प्लान बी के बारे में कुछ सोचा कि आपने, या जैसे किसी को क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये भी सोचना चाहिए क्या कि आई विल बी इन दिस प्रिपरेशन फॉर दीज मैनी ईयर्स और फॉर दीज मैनी अटेम्प्ट्स, कुछ इस तरह का कुछ दिमाग में रखना चाहिए? यस आई ये भी थिंक। डिपेंड करता है कई चीजों पे। ये मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। लाइक जिसका जो एक्चुअली जॉब से आया, जिसका अच्छा फाइनेंशियल बैकिंग है, हम्म फैमिली सपोर्ट है, आई थिंक वो लंबे टाइम तक प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसे फियर्स अपने दिमाग से थोड़ा हटा सकते हैं। बट हाँ, जो जिसकी थोड़ा कंडीशन टफ है, सर्कमस्टेंसेस टफ है, उसको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। और अगर हम इस नेचर ऑफ एग्जाम को देखें सर की, तो 100% नहीं है कि डिस्पाइट मेहनत और एवरीथिंग गोइंग आपके साथ सब कुछ सही होगा। बिकॉज काफी ज्यादा सब्जेक्टिव पार्ट्स हैं एग्जामिनेशन के। पहला ही पार्ट प्रीलिम्स में भी काफी शेयर ऑफ लक इन्वॉल्व रहता है। तो हम्म। आई थिंक प्लान भी दिमाग में जरूर होना चाहिए। एंड आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स आपको लाइक मैंने अपने में सेट कर रखा था कि 3 अटेम्प्ट्स मैं दूंगा। हम्म। तो उसके बाद मेरा प्लान भी ये था कि मैं एकेडमिक्स की फील्ड में जाऊंगा, लाइक मे बी एमएस। और उसके बाद और बाकी सबको भी एक पॉइंट के बाद जरूर सोचे रहना चाहिए। बिकॉज ऐसा एग्जाम है कि 100% श्योर नहीं कि मेहनत का आउटपुट मिलेगा। बिकॉज हम्म कंपटीशन ज्यादा और मे बी और लोग आपसे ज्यादा डिजर्विंग हो सकते हैं। हम्म। तो इसलिए एक बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे आप अगर ना होता है तो बिल्कुल उदास ना हो जाए या फिर आपको कोई डायरेक्शन ना दिखे। तो इसलिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आई थिंक। इसलिए दिमाग में प्लान भी 100% होना चाहिए। बट हाँ, आप पहले 2 अटेम्प्ट में उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप एग्जाम को लेके काफी पॉजिटिव रहो और फुल एनर्जी के साथ दो। बट हाँ, एक पॉइंट के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि नाउ आई शुड मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और फिर साथ साथ में आप एग्जाम दे सकते हो if you want. So I think we can conclude now, and it was really nice talking to you, Adit.
एंड आपके जितने भी आंसर्स थे बहुत ऑनेस्ट थे, मतलब सच में फायदा होगा इनफैक्ट। एंड स्पेशली जो लास्ट में आपने बोला कि भाई फेल हो तो भी कैसे करना है, और जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम इतना मान के चलना है कि आई हैव टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इन यूपीएससी फॉर मिनिमम 2 अटेम्प्ट्स, तब तक तो कोई डायलेमा रखना ही नहीं है। सो आदित्य, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वंडरफुल सक्सेस। एंड जो आगे आपके अटेम्प्ट्स रहेंगे, आगे जो भी फ्यूचर में करना है आपको, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Nice talking to you, sir, and thanks a lot for guidance and help, sir. ओके आदित्य, टेक केयर, बाय।